स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में नई सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ी बात यह है कि सरकार बनती है, जनता विकल्प के रूप में चुनती है, लेकिन अपेक्षाएं भी उसी तरह से होती हैं, क्योंकि आशाएं एक नया सूत्रपात करती हैं और वो देखती हैं कि मेरी उम्मीदें यही पूरा कर सकता है। और ये डेमोक्रेसी के अंदर मतदाता का अधिकार भी है, और जो मतदाता आपको चुन करके भेजता है उसकी अपेक्षाएं भी आपसे उसी तरह से होती हैं। हम थोड़ा सा, बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन मैं बहुत ज्यादा पे नहीं जाऊंगा। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा रहा, महिला अपराध एक बड़ा मुद्दा रहा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सरकार के सामने ये चुनौतियां मुंह भाए खड़ी, और सबसे बड़ी चुनौती है खजाना। श्याम जी ने कई बार इसका जिक्र भी किया बिटवीन इलेक्शन कि 5.60 लाख करोड़ का आप पे कर्ज होगा। प्रदेश पे कर्ज है, किसी नेता पे नहीं होता है, वो इसका हिस्सा ही होते हैं। सरकार गवर्न करते हैं, उनको एक सिस्टम से जो भी डेमोक्रेटिक राइट है वो मिलता है, लेकिन तमाम अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए आपके पास में खजाना भी है और बहुत सारी चीजें होंगी। नया चेहरे हैं, लेकिन भजनलाल जी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि धरातल बहुत देखा है उन्होंने। सरपंच रहे, उसके अलावा संगठन में भी काफी सक्रिय रहे, कार्यकर्ताओं से मिले, मोटरसाइकिल स्कूटर से लेकर के कार तक का भी उन्होंने सफर किया है। तो ये सारी चीजें वो जानते हैं। उनके डिप्टी सीएम चाहे वो दिया कुमारी हो या फिर डॉक्टर प्रेम बैरवा हो, वो भी धरातली हैं। दिया कुमारी राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन एक बार विधायक, एक बार सांसद, और श्याम जी उस समय हाउस में आया भी करते थे रिपोर्टिंग के लिए। देखा दिया कुमारी खासकर अपने क्षेत्र के काफी मुखर रहती थी। अब वो सोल्व कराने की पोजीशन में है, अब उन्हें मुद्दे उठाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार का हिस्सा है। प्रेम बैरवा हैं, तो हर तरह की चीजों को साधने की कोशिश तो की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का आउटपुट, अपेक्षाएं पहले दिन से ही डिमांड करना शुरू करती हैं। तो चले, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में, हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में हैं, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजस्थान पुलिस सेवा के योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फाइनेंस और बजट के जानकार जीडी व्यास साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान सरकार का एक बार बजट भी तैयार किया। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। लंबा आपको एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट कोई भी बनती है, अपोजिशन ये देखती है कि आज से ही आपका रिटर्न, यानी कि जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, आज से आप फुलफिल करना शुरू कर दीजिए। क्या लगता है आपको, ये तमाम तो चीजें हैं, सरकार बनने के साथ ही जागृत हो जाएंगी? तो सरकार को बड़े केयरफुली काम करना होगा, या फिर लोकसभा इंतजार करना होगा कि भाई अभी तो आचार संहिता है और अभी काम करने में वक्त लगता है, अभी तो सरकार बनी हुई है, ये सब चीजें चल पाएंगी? देखिए योगेंद्र जी, कल शपथ लेने के साथ उनकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाएगी। अभी तक तो आप खुशी में हैं, कल उनका जन्मदिन भी है। हम तो कहते हैं ईश्वर से कि वो कामयाब हो, एक अच्छे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि गरीबी से इस हद तक पहुंचे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ पार्टी के संकल्प पत्र के अनुरूप आपको कार्यक्रम बना करके लागू भी करना है। जो प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि देखिए क्या कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम पेट्रोल डीजल में जो बढ़े हुए भाव हैं 12 या 15 रुपए जो लूटा जा रहा है, हम रिलीफ देने का काम करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि SIT का गठन करेंगे और हमने जो वादे किए हैं उसकी जांच करा करके हम कोर्ट में उसको देंगे। तो ये दो बड़े फैसले निश्चित रूप से करने, साथ साथ हमारे पर जो इतना बड़ा कर्जा है 5,59,000 करोड़ का कर्जा जो है, उसके अंदर हमको जब ब्याज चुकाना पड़ता है तो हमको कर्ज और लेना पड़ता है। तो बहुत, और देखिए वेतन भत्ते में 85% हमारा बजट चला जाता है, तो हमारे पास बचता कुछ नहीं है, बचता बहुत कम है। उसके लिए हमको विकास के लिए पैसा लेना पड़ता है। अब देखिएगा रोडवेज में 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आप पैसा देते हो तो पैसा बढ़ता है। और उसके अलावा जो RGSS का जो घोटाला आ रहा है सामने, उसकी जांच भी करनी। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप, और महिला अत्याचार के बारे में आप बार बार रोज कहते थे। देखिए आपकी सरकार गठन, देखिए अब शपथ लेने से पहले 2 घटनाएं हो गई, अब उस पर कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि अब आपसे पूछा जाएगा। अब आप कह नहीं सकते कि पूर्व वाली सरकार थी तो हम कुछ नहीं कर पाए। आज निश्चित रूप से पुलिस के अधिकारी सारे मिले हैं और प्रशासनिक अमला, क्योंकि आपके अधीन आ जाएगा कल, जिस समय आप 12:15 पे शपथ लेकर के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएंगे, तो निश्चित रूप से, और आप पहली बार, अब पता नहीं क्यों जिस तरह से है, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम केंद्र से किस प्रकार से पैसा ला सकते हैं, इसकी जरूरत है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि
कि मुख्यमंत्री जी के पास दोनों विभाग रहेंगे, गृह विभाग भी रहेगा, वित्त विभाग भी रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की केंद्र में सुनी जाती है। मंत्री जाता है तो कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। तो मैं मान के चलता हूँ जब आप सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के बनाए हुए हो तो मुझे मालूम है कि आप प्रधानमंत्री से विशेष रूप से पैसा लाने में कामयाब होंगे। और देखिए बजट तो भी आएगा नहीं, अभी केवल लेखा अनुदान के रूप में हम अंतरिम बजट पेश करेंगे, और अंतरिम बजट पेश करने के लिए सभी विभागों ने अपनी अपनी बैठकें शुरू कर दी है। जब हम देखिएगा मई में हमारा बजट आएगा, फुल बजट, जब केंद्र का, जब नई केंद्र जुलाई में मानिए श्याम जी, जून आखिरी या जुलाई में आएगा, क्योंकि मई तक केंद्र का ये सारा कुछ रहेगा, आचार संहिता रहेगी, जब तक यूनियन गवर्नमेंट नहीं बन जाएगी तब तक, फिर उसके बाद में जून आखिरी या जुलाई में मानिए आप बजट को, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह से है। लेखा अनुदान जैसे अब अंतरिम बजट पेश किया जाएगा जिसमें कि फरवरी में करा लेंगे वो अभी तो देखिएगा कि सही बात है कि जिम्मेदारियां बहुत है, और अभी आपके पास खजाना खाली है। 1000 करोड़ रुपया जो आपने पीएफ के माध्यम से कर्मचारियों का लिया था वो भी आपने विभिन्न तरीके से खर्च कर दिया पुरानी वाली सरकार ने। अब देखिएगा 1,40,00,000 मोबाइल खरीदे गए या नहीं खरीदे गए? क्या 40 लाख ही खरीदे गए? अगर खरीद ली गए तो उनका क्या होगा? अब वो क्योंकि मुख्यमंत्री की शक्ल तो उसमें लगी हुई है, मुख्यमंत्री वाले मोबाइल बटेंगे नहीं बटेंगे। देखिए एक बहुत, और जैसे कि आपने खाद्यान्न खरीदा था, मुख्यमंत्री की फोटो लगाना जरूरत क्या है? ये राजस्थान सरकार का जो अशोक स्तंभ वाला चिन्ह है उसको लगा कर वितरित करो तो क्या बुरा है क्या? तो अब देखिएगा हमको निश्चित तौर पर इस सरकार को निर्णय भी लेना पड़ेगा कि पट्टे, हमने 10 लाख पट्टे छपा के रख रखे मुख्यमंत्री जी की शक्ल वाले, क्यों? ये मुख्यमंत्री जी सुन देते हैं। आप तो ट्रस्टी के रूप में आते हो, और ट्रस्टी का मतलब है कि आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप, खजाना आपके अधीन किया जा रहा है, लेकिन आप खजाने को उस तरह से जनहित में खर्च करेंगे। आप अपने तौर तरीके सरकार को लाने के लिए जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो कुछ करके दिखाया, इस सरकार को सबक लेना चाहिए कि हम चाहे भले, अब देखिए कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, तो जब आपने पैसा प्रीमियम जमा करा दिया तो ये तो लागू रहेगा जब तक प्रीमियम है, लेकिन आने वाले समय में आयुष्मान योजना लाओगे आप निश्चित रूप से। अभी ओपीएस को लेकर के आपने एक कमेटी गठित कर रखी है, उसकी सिफारिश आएगी तो पूरे देश में क्या लागू होगा? वही होगा जो मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, वो राजस्थान में होगा। अलग से कोई, देखिए कुछ योजनाएं हमने दी है कि हम 450 का सिलेंडर देंगे, वो लोकसभा चुनाव से पहले देना शुरू कर दोगे। कुछ चीजें और भी है जो आपने कहा कि एसआईटी का गठन, निश्चित तौर पर पहली कैबिनेट की बैठक में 2 ही फैसले होंगे, 12 रुपए पेट्रोल कम और वो, और ये सब चीज मेरे को लगता है कि जनवरी में, जब 14 जनवरी 15 जनवरी जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा उस वक्त दौरान होगा। अभी तो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और चले श्याम जी, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं योगेंद्र जोशी साहब का रुख करना चाहूंगा एक बार। सर, क्या लगता है आपको कि नई सरकार का गठन, उसके साथ ही अपेक्षाएं, उम्मीदें में कानून व्यवस्था, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा, जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे तब बीजेपी को, यानी कि वसुंधरा सरकार को घेरने के लिए भी यही मुद्दा रहा, और जब अशोक गहलोत की सरकार रही तो बीजेपी के माध्यम से, मैं कई बार कहता भी था ये बात कि केवल चेहरे बदल रहे हैं, मुद्दे वही हैं। तो क्या लगता है कि फोकस, बात, ये तो सब चीजें हैं, कमियां जो हैं सब हमारे को दिखाई दे रही हैं, लेकिन वाकई गवर्नमेंट को स्टेप क्या उठाना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, जो मैं बताऊंगा उसके अंदर पैसा खर्च होने वाला नहीं है। ये ऐसे चीजें हैं जिनके अंदर पैसा खर्च नहीं हो, और जहां अपने इच्छा शक्ति का ये प्रयोग करेंगे तो ये सब हो जाएगा। जैसे सबसे बड़ी देखिए कि जो पहले ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती रही हैं, जो राजनीतिक तरीके से होती रही हैं या अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती रही हैं, उनको इन लोगों को बंद करना चाहिए, और एक मेरिट के आधार पर उसके ऊपर सभी की पोस्टिंग्स हो, डीजी से लेके नीचे तक मेरिट के आधार पर जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको लगाया जाए, और राजनीतिक दृष्टि से कोई अप्रोच वाला है तो उसे हटा दिया जाए। उसके बाद तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, उस तुष्टीकरण पर रोक लगना चाहिए। तीसरा, गैंगवार, जो पिछले 5-7 सालों में हमारे प्रदेश में गैंगें इकट्ठी हो गई। अब आपको मैं बताऊं कि गैंगों का हिसाब ही पुलिस के पास नहीं है कि कितनी गैंगें यहाँ ऑपरेट कर रही है, कितने सदस्य उन गैंगों में हैं, उन गैंगों को रोकने का इनके पास क्या तरीका है। अब आपको बताऊं, उदयपुर में 13/10/2023 को रोहित राठौर हथियार के सहित पकड़ा गया उदयपुर में, और आप देखिए कि उससे आप बरामद करने के बाद आगे किसी ने पेन नहीं लिया कि साहब अगर वो सिंधी कैंप में विक्रम सिंह से उसने हथियार लिया था
तो अपन विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लें। अब हमारे यहाँ सुपरवाइजरी अधिकारी जो बैठे रहते हैं, तो सबसे पहले इस नई सरकार को सुपरवाइजरी अधिकारियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि इनका अगर सुपरविजन कमजोर है, ये सुपरविजन नहीं कर सकते हैं, तो इनको या तो सिखाया जाए और या इनको हटाया जाए। ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा ये है कि प्रशासनिक अधिकारी जितने होते हैं, मैं देख रहा हूं पिछले 5 सालों में, चाहे वो राज्य सरकार के हो चाहे कैसे भी हो, अपने जाति और धर्मों के प्रोग्राम में जाते हैं। अरे भाई, आप राज्य कर्मचारी हो, आपको प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने अपने जाति धर्मों के प्रोग्राम में क्यों जा रहे हो भाई? इस पर तुरंत प्रभाव से बैन लगना चाहिए। तीसरा क्या है कि जो हमारे राज्य में, राज्य जयपुर हो या कहीं भी हो, वहां जो जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो सांप्रदायिक दृष्टि से बड़े चिंतित करने वाले इलाके हैं, जहां अल्पसंख्यक और दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पुलिस की प्रेजेंस नहीं रहती है। और आज खासकर मुस्लिम जो बाहुल्य इलाका है, उसमें तो पुलिस घुसती भी नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ऐसी जगह पर पुलिस की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आगे देखिए कि अगर मान लीजिए, जैसे आपने देखा इकबाल का हुआ गंगा पोल में मोटरसाइकिल से टक्कर वक्कर लगने का मामला, तो ऐसी जगह जहां भीड़ भाड़ इलाके हैं, वहां पर इस तरह की बातें होती हैं, इनको अपने को रोकना चाहिए। अच्छा देखिए, जो थाने हल्के हैं, जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से या आपराधिक दृष्टिकोण से जो बड़े संवेदनशील इलाके हैं, उनमें अनुभवी अधिकारी लगाएं। योगेंद्र जी, अभी कुछ सालों में क्या हुआ है कि वहां से आओ, वहां, अब बताओ, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, वहां के एसएचओ यहाँ बुला बुला के जयपुर में लगा रखे हैं, जिनको कोई गणित का ज्ञान नहीं है, अपराधियों का ज्ञान नहीं है, राजनेताओं का ज्ञान नहीं है, ऐसे अधिकारी लगा देते हैं लाके। फिर क्या होता है, वो सीखते हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है उनको, फिर वो जब जैसे 3 साल पूरे होने लगते हैं, फिर उनको हटा करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब चीजों पर इसको नई सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। साइबर क्राइम जो बहुत बड़ा चैलेंज है, आज साइबर थाने बंद पड़े हैं। समझो अगर 100 रिपोर्टें दर्ज होती है तो 2 रिपोर्टों में कोई किसी का पैसा आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कोई पैसा वैसा आता नहीं है। अब थाने में अगर जाता भी है आदमी तो वो अंग्रेजी में बात करते हैं उनसे, अंग्रेजी का मतलब समझते हैं आप, ऐसी चीजें मांगते हैं जो वो समझता ही नहीं बेचारा। और वहां थानों में जाकर के वो साइबर, तो कुछ स्थिति में तो लोग वहां रिपोर्ट करने ही नहीं जाते हैं। 2, 5, 10 हजार 20 हजार की तो कोई रिपोर्ट नहीं करता योगेंद्र जी, लेकिन 1 लाख 2 लाख की भी करने के लिए हैसियत चाहिए। उसमें योगेंद्र जी की सिफारिश लगेगी तब जाकर के कोई रिपोर्ट दर्ज करता है, नहीं तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते हैं। कुल मिला के मान के सब बातें जो है पोस्टिंग्स हैं वो मेरिट के आधार पे होनी चाहिए। अगर योग्य अधिकारी है तो ये नहीं देखना चाहिए कि पिछली सरकार में वो क्रीम पोस्ट पे अच्छी, ये तो निकल के सूबे से ही आते हैं साहब, वो तो क्रीम पोस्ट पे रहा, ये अच्छी पोस्ट पे रहा। पोस्ट सारी अच्छी होती हैं और कोई मेरिट चाहिए योगेंद्र जी कि इसने किस किस थाने में काम किया, लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा इसके, इस तरह की पहले ये एसीआर भरी जाती थी। आज वही मतलब भी वही होता है, मतलब भी वही होता है। चले जीडी व्यास साहब हमारे साथ में फाइनेंस को पूरी तरह से समझते हैं। सर, राजस्थान में चुनौतियां बहुत हैं, सरकार को बहुत कुछ करना है क्योंकि विकल्प के रूप में चुना इस सरकार को। सब्ज बाग सपने बहुत दिखाए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन पब्लिक रिटर्न अगले दिन से मांगना शुरू कर देती है कि सरकार बन गई, अब आप फुलफिल करिए अपने वादों को। तो क्या लगता है आपको कि चलिए ये भी हो जाता है कि सब आचार संहिता लग गई फरवरी आखिर में, मार्च में, लेकिन वो कब तक चलेगा? तो आपको लगता है कि क्या प्रायोरिटीज गवर्नमेंट को तय करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि हाँ इस दिशा में ऐसे काम करना चाहिए? योगेंद्र जी, मैं 2-3 बातें निवेदन करना चाहूंगा कि इस चुनाव से पहले कुछ घोषणाएं हुई फाइनेंस को लेकर के और विशेष रूप से कर्मचारियों को लेकर के, क्योंकि सबसे पहले मुद्दा ये आएगा कि जिनको सुविधाएं मिल गई कि आप उनसे सुविधाएं छीन सकते हैं। आज जब आप 40 दिन बाद 100 दिन बाद चुनाव के लिए जा रहे हैं तो एक पूरा का पूरा वर्ग जिसने और इसमें मेरा अपना मानना है कि कहीं न कहीं सहयोग किया, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर 70 लोग चुनाव जीत करके आए, तो उन पे विचार करना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी सोचना पड़ेगा कि जिनने ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर के और पेंशन की विभिन्न योजनाओं से लेकर के
जो RGHS और मुख्यमंत्री दवा योजना से लेकर के जितनी भी योजनाएं लागू करी, उन योजनाओं को आखिरी क्षणों पर लोगों को पेंशन नहीं मिली। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू तो कर दी पर पेंशन मिली नहीं। कई जगह पर इलाज करना चिरंजीवी योजना में बंद कर दिया गया। इन सबके कारण क्या रहे? इनके कारण ये रहे कि हमारे पास वित्त या यूं कहूं कि आय की तो कमी थी और हमने व्यय को एकदम तेजी के साथ बढ़ा लिया। ये तो एक पक्ष है और बहुत साधारण सी बात है कि साहब इनको विड्रॉ कर लो, लेकिन विड्रॉ करना बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि एक पूरा का पूरा वर्ग नाराज हो या नहीं हो, लेकिन उसके पेट पर लात पड़ेगी। आदमी जब पेट पे लात खाता है तो बहुत दुखी होता है। तो पहले इनको सबसे पहले तो कर्मचारियों को डील करना पड़ेगा जो इनके साथ काम करते हैं। और सवाल यदि रिटायर्ड लोगों की पेंशन बंद करने का होता तो बहुत दिक्कत नहीं होती। ये वो लोग हैं जो 2004 के बाद जिनको वापस पेंशन दे दी गई है। ये पेंशन पहले जो नई पेंशन योजना आई थी उससे जुड़ गए थे, जिनमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट राजस्थान सरकार देती थी, बाकी भारत सरकार देती थी। ये पैसा जब दिया जाता था तो इन दोनों को जोड़ करके केंद्र सरकार द्वारा पेंशन देने की योजना बनाई गई, इसे न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता है। इनने क्या किया, जो सुनाई में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जितना पैसा इनको काटना था उस पैसे को इन्होंने इन नई स्कीमों में यूज करना शुरू कर दिया, फिर भी पैसा कम पड़ा। तो पहली बात तो इनको ये करनी पड़ेगी कि उसको बंद करके यदि लागू रखना है तो उसको बंद करके इनको ये जो अमाउंट है इसको पेंशन के रूप में देने के लिए इनसे सीधा कहें कि केंद्र से चूंकि पैसा नहीं आया है, केंद्र आपके खाते में पैसा काटती है और वो आपको रिटायरमेंट के टाइम में पूरा का पूरा पैसा देगी, इसलिए आप उनसे लेते रहिएगा। आप इतना अमाउंट यूं का यूं जमा करा दीजिएगा और हम आपकी पेंशन चालू कर सकते हैं। इतना अमाउंट जमा कराने में चूंकि अभी ओल्ड पेंशन स्कीम उन लोगों पे भी लागू की गई जो प्रोविडेंट फंड के रूप में प्रोविडेंट फंड के मेंबर हुआ करते थे, उनको कहा पीएफ का पैसा जो आपको मिला वापस जमा करा दीजिएगा। एक निवेदन तो ये करना चाहूंगा। दूसरा निवेदन ये करना चाहूंगा कि इनको जो चिरंजीवी योजना है, जो एक आकर्षक योजना बन गई जिसमें 25 लाख तक का बीमा होता था, इस बात को सरकार को समझना पड़ेगा कि, और इन्होंने भी बिल्कुल यही काम किया था कि सर्टेन ग्रुप्स को, बीपीएल वाले ग्रुप हुए या दूसरे ग्रुप्स हुए, उनको उनका पैसा तो इन्होंने वहन किया और बाकी का पैसा मेडिक्लेम योजना के तहत इन्होंने वहन करवाया आम आदमी से। तो यहाँ पर भी इनको सोच करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इस तरीके से करना पड़ेगा कि ये स्कीमें लागू रहें। कम से कम वो स्कीमें जो जनता के भले के लिए उनको तो लागू करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी आएगी इनके सामने, वो वेतन और भत्तों को लेकर के सामने आएगी। चूंकि वेतन और भत्ते यदि आप प्रतिशत में देखें तो योगेंद्र जी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोर देन 75% के आसपास वेतन और भत्तों में पैसा जाता है। और जो वेतन और भत्तों में पैसा जाता है, यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा बजट कैसे बनता है। रिसीट आती है। पिछले 4 महीने से राजस्थान सरकार में रिकवरी का काम लगभग बंद सा है। अब आपके पास जो समय बचा है वो बचा है जनवरी, फरवरी और मार्च का। इन 3 महीनों में रिसीट लाने के लिए आप आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, इन सबसे जो रिकवरी एजेंसियां थी या मैं कहूँ हमारे अधिकारी गण थे, उनको आपने चुनाव में लगा दिया और चुनाव में नहीं भी लगाया तो ये आराम से बैठ गए क्योंकि अब किसी तरह का मॉनिटरिंग ऊपर से नहीं हो रहा है। ऊपर के जो अधिकारी थे उनको ऑब्जर्वर बना करके आपने दूसरे स्टेट्स में भेज दिया, तो मॉनिटरिंग बिल्कुल बंद हो गई। आप रिकवरी का परसेंटेज देखें तो बिल्कुल धरातल पे आकर के गिर गया है। ऐसी स्थिति में इनको ये व्यवस्था करनी होगी कि रिकवरी को बढ़ाएं। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल, दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से सरकार के सामने चैलेंज है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। मॉनिटरिंग की बात है कि आपको मॉनिटरिंग और एक सेट प्रक्रिया है, उसमें ये कहूँ ट्रांसपेरेंसी आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज नहीं कर सकते तो उसे आगे मत बढ़ाइए, क्लियर कहिए, क्योंकि सत्ता
का जब सुख भोगते हैं तो एक कांटों भरा ताज भी आपके सिर पर होता है, जिसकी चुभन आपको महसूस होनी चाहिए कि मैं, और उस चुभन से आप सच्चाई मत छिपाइए, जो नहीं हो सकता वो नहीं सकता, लेकिन राजनीति में ये सब चीजें नहीं चल पाती हैं। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। ग्राउंड पे बड़ी चर्चाएं, युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं? अगर प्रारंभिक रूप से देखें, देखिए सारी चीजें एक बार में नहीं होंगी। 5 साल का कार्यकाल गवर्नमेंट के लिए होता है और 4.5 साल के मान के चलते हैं कि हम लास्ट मोमेंट तक भी करते हैं तो उस मान के चलते हैं कि 100% हमने कर दिया है। लेकिन यूथ क्या चाहता है? आपकी बात होती है, जो पेपर लीक का भी मुद्दा होता है उसमें भी कई बार चर्चाएं होती हैं। वो चाहते क्या है कि पहले एटलीस्ट ये काम तो एक बार स्टार्ट होना चाहिए। तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सरकार की? देखिए, यूथ की बात करें, महिलाओं की बात करें या फिर आमजन की जो बात करें, सरकार बदलने के साथ में ही चर्चाएं ये बाजार में हैं कि क्या कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी वो बंद हो जाएंगी या वो योजनाएं चालू रहेंगी। खासतौर से आमजन जो चर्चा करता है वो ये देखता है कि 100 यूनिट जो फ्री मिल रही है, क्या सरकार उसको बंद कर देगी? इस बार क्या बढ़ा हुआ बिजली का बिल तो नहीं आएगा? क्या इस बार करंट का झटका तो नहीं लगेगा? ये चर्चाएं आम लोगों की। लेकिन दूसरी तरफ यूथ और जो बेरोजगार हैं वो चर्चा ये कर रहे हैं, ये सरकार क्या अपने आप को रोजगार बेहतर दे पाएगी? युवाओं से जो वादा किया गया था, हालांकि घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है, 2.5 लाख जॉब जो सरकारी हैं वो यहाँ पर देने का वादा किया है। लेकिन एक हार्डकोर कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है, चैलेंज भरा कहा जाता है कि पिछली गवर्नमेंट में भी देख लिया जाए। हाल ही में पिछला जो बजट जारी किया था, 1 लाख भर्तियों का वादा किया गया था, लेकिन उसका खाका तैयार करके आज नहीं लिया गया, किस वर्गीकरण नहीं किया गया, किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्तियां होंगी। तो पिछले घोषित 1 लाख की भर्तियां या सरकार पूरा करेगी, या फिर ये जो 2.5 लाख की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जारी किया था, उनको कैसे पूरा किया जाएगा? तो भर्तियां भी जब होंगी तो क्या पेपर लीक नहीं होंगे, इसकी गारंटी क्या रहेगी? ये एक चैलेंज भरा हुआ जो है वो सरकार के सामने युवाओं की जो एक उम्मीद है, अभी चैलेंज कि सरकार, क्योंकि आम लोगों की उम्मीद है, जिस तरह से बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, कांग्रेस ने बहुत योजनाएं दी, काफी कुछ कोशिश की, एक मैसेज देने की कोशिश की कि अच्छी सरकार है, लेकिन फिर भी 70 तक का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस का पहुंचा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से विश्वास जो है वो आम जन ने जताया है, और अब जनता चाहती है कि हमने विश्वास अगर पार्टी पर जताया है तो सरकार भी कुछ ऐसा काम करे कि वो विश्वास पर, आम जनता के ऊपर खरा कायम रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बात भी यही होती है कि सरकार पे आपने भरोसा किया है और कायम रहनी चाहिए, तभी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पे रिवाज बनने का कारण भी यही होता है कि जब वो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं और ये कहा जाता है कि जनता विकास को कोई मायने, विकास है, आज भी मायने रखता है विकास। चलिए, मैं श्याम जी, समय थोड़ा कम है, आप सभी को 30-30 सेकंड में देना चाहूंगा। मैं एक लाइन में आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि वाकई जो नई सरकार है, भजन लाल हैं, उनको करना क्या चाहिए पहले, ताकि जनता का भरोसा बना रहे? आपने कहा कि सबसे पहले पेट्रोल डीजल करेंगे, क्योंकि उस पर बहुत आवाज उठाई, ये बात है, पूरी जनता को राहत मिल सके, क्या करना चाहिए? कुछ पुरानी स्कीम्स हैं उन पे अभी, जैसे अनिल ने कहा कि क्या मेरा बिजली का बिल 100 यूनिट का खत्म कर देंगे, या फिर चिरंजी योजना, तो इनमें से क्या ऐसा है कि जिसे कंटिन्यू रखना चाहिए? देखिए, बिजली के बिल की तो 7 गारंटी कांग्रेस ने भी मना कर दिया कि हम तो केवल कह रहे थे कि उसमें 100 यूनिट बिजली की फ्री बात नहीं है। तो इसलिए देखिए, 100 यूनिट की बिजली का तो अब आपके सामने नई सरकार का जैसे ही पदार्पण होगा 100 यूनिट बंद हो जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किया उसी को मिल रहा है। सर, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, समय कम है श्याम जी, कि करना क्या चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए अभी? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को विशेष पैकेज राजस्थान को दो, जिससे कि हम आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो हम सब कुछ कर पाएंगे। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। डबल इंजन की सरकार, हमको डबल इंजन जैसा बनाने का प्रयास तो करो, हमको कुछ दे जाओ। कल हमको आप सही कह रहे हैं, उसमें फ्यूल तो डाले तभी तो इंजन चलेगा। बहुत बड़ी बात कही आपने कि प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं, आर्थिक स्थितियां उनके सामने हैं, क्योंकि स्टेट की एक एक चीज, ये सारी ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंट है, आपके पास में सारे आंकड़े हैं, पब्लिक डोमेन में अगर कोई समझ करके देखना चाहे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, उनको मालूम है कितना कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। चलिए, मैं जोशी साहब, एक लाइन में अगर हम कोई बात कहें, कोई एक आम आदमी वो चाहता है कि कल से मुझे ऐसी स्थिति मिलनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए? देखिए, होना तो ये चाहिए कि बदमाशों में तो कानून का भय होना चाहिए आने वाले समय में जी, और पुलिस में कानून, जो पुलिस जो कानूनों से डरती है खुद, वो डर उनमें से खत्म होना चाहिए। प्रोफेशनली पुलिस साउंड होनी चाहिए, मतलब प्रोफेशनल काम करने वाले पुलिस वाले लगने चाहिए।
एक भैया योगेंद्र जी RGHS में दवाइयां मिलना बंद हो गए। आपसे हाथा जोड़ी गए, इनको ये कह दो कि दवाइयां ही बंद, उसके 90 करीब 1 लाख 2 लाख 5 लाख के बिल पेंडिंग हो गए। इसका पैसा पता नहीं कहाँ किया है। एक और बताऊं, GPF और PF का पैसा ये कहीं निकाल के और जगह लगा दिया। लोगों ने शादी ब्याह के लिए पैसे मांगे तो कि साहब इस महीने में नहीं मिलेंगे, अगले महीने में मिलेंगे। ये स्थिति मैं समझता हूं, इनमें कोई सुधार हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। व्यास साहब के पास में जाना चाहूंगा, इसका जवाब वो ही देंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सर, ये बड़ी पेंशन वाली जो बातें हैं, बहुत सारे पेंशनर्स हैं क्योंकि उनके सपने उस जमा पूंजी में बहुत कुछ जमा होते हैं। किसी का सपना है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और जब पता लगता है कि पैसा नहीं मिलेगा तो वाकई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके लिए? मैं 2-3 बातें निवेदन करना चाहूंगा और आपकी बात से शुरू समय करना थोड़ा कम चाहूंगा। है, 30 सेकंड में मैं चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो इनको एनालाइज करना चाहिए कि ये क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम का सवाल है, RGHS का सवाल है, RGHS का सारा पैसा हम कर्मचारी और अधिकारियों का पैसा है जो हम कटवाते थे, और चूंकि कटवाते थे तो पैसा कहीं जाने का सवाल पैदा नहीं होता। पहली बात तो यानी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग गलत हुई है। जो पैसा हम पे खर्च होना चाहिए था वो किसी और पे खर्च कर दिया गया। हो गया तो हो गया, लेकिन आज वापस ट्रांसफर करके जिस स्कीम का जो पैसा है वहां डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारे पैसे को पेंशन हमें मिल रही है, पुराने लोगों को इस आधार पर मिल रही है क्योंकि हमने पैसा दिया। तो एक एनालिसिस करना पड़ेगा इन लोगों को इस बात का कि कौन सी स्कीम्स ऐसी हैं जो हमारी अकाउंटिंग की वजह से गड़बड़ हुई है, नंबर 1। नंबर 2 बात, इस बात का भी एनालिसिस करना चाहिए कि जैसे अभी बिजली की बात करी गई या दूसरी बात करी गई, यदि समय होता मैं बताता कि बिजली में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी यदि लगे कि ये योजनाएं ऐसी है जो हम लागू नहीं कर सकते और लागू करेंगे तो किसी दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति हम अन्याय करेंगे, तो इन स्कीमों को स्पष्ट रूप से बंद करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हुई है। शुरू के 2 साल ऐसे होते हैं जिसमें आप कई कड़े कदम उठा सकते हैं। मैं यही निवेदन करूंगा कि सरकार को इस बाबत सोचना चाहिए। चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का बड़ा अभाव है क्योंकि हमने चिंता उस बात की कर रहे हैं कि सरकार बन रही है, लेकिन सरकार के सामने चैलेंजेस क्या हैं। कल परसों जब भी कुछ समय मिलेगा हम वापस एक बार करेंगे तमाम अतिथियों को जोड़ करके, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम पे हम लोग चाहते थे कि प्रदेश की जनता सुन सके। बहुत सारे लोग हैं जो चौराहे पे चर्चा है कि गवर्नमेंट बन गई, लेकिन गवर्नमेंट के सामने ये चुनौतियां हैं। तो इस कारण से हमने आप लोगों से ये जानना चाहा है, आप लोग अपने सेक्टर के अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, कि वाकई क्या होना चाहिए। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।